आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। आपकी जो गठबंधन है न केंद्र में मजबूत नज़र आ रही है और न ही बिहार में गठबंधन अपना वजूद बचाता दिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं एनडीए के समक्ष इस वक्त? सवाल ये नहीं है कि आप नीतीश कुमार जी से फाइट कर रहे हैं या बीजेपी से फाइट कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी में जो भी आएगा, नीतीश कुमार जी इससे पहले भी बीजेपी में थे। कांग्रेस और राजद के आइडियोलॉजी में ओवैसी साहब खुद बैठते हैं, कमाने के कट्टरता चाहे किसी भी समाज में हो, कट्टरता किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो। मैं बीजेपी को अगर कम्युनल फासिस्ट ताकत कहता हूँ, कट्टरता कहता हूँ, और उनके अंदर में एक कठोर लाइन है विचारधारा की, तो हम एमआईएम को फिर किस बिना पे सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का इस बार आखिरी टर्म है और सरकार वो नहीं बनेगी। क्या लॉकडाउन और कोरोना के दौरान इलेक्शन होना संभव है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब इंजीनियर असलम मलिक साहब। असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार। इस बार जो कांग्रेस राजद का जो गठबंधन रहेगा वो किस तरह का रहेगा, या बिहार में गठबंधन का चुनाव किस तरह का रहेगा, उस पर रोशनी डालें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर फ़यामी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आपका जो यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा, उनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं। हम ये आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे चल करके इंशाल्लाह 1-2 करोड़ लोग इसको देखें इंशाल्लाह, और सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस चैनल का नाम रोशन हो। और क्योंकि यहाँ से एक सही खबर और सही इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है, तो इससे अपने इलाके की तमाम इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिल पाती है। आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि जो विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में होना है, और अभी कोरोना और लॉकडाउन के वजह से क्या ये चुनाव संभव है या नहीं है, मुझे ये उम्मीद लग रहा है कि ये जो कोरोना या लॉकडाउन का जो सिचुएशन है ये धीरे धीरे बेहतर होगा। इसके बावजूद भी कि ये केसेस बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में हो गए हैं, अभी 2 लाख के आसपास केस है, लेकिन जो एक्सपर्ट की राय है वो ये है कि अब कोरोना के साथ साथ भी अपनी ज़िंदगी को हम लोग को जीना पड़ेगा। अब जो जीवन का, ज़िंदगी का जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा। वो तमाम प्रिकॉशंस जो सोशल डिस्टेंसिंग है और हम लोग को कैसे अब ज़िंदगी गुजारना है उसके लिए इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि 2 महीना 3 महीना जो लॉकडाउन रहा, एक तरह से ज़िंदगी थम गई थी, और वो उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई सोल्यूशन भी नहीं है कि आप सिर्फ लॉकडाउन करके ही इस कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना को हम हराएंगे भी और ज़िंदगी भी हम जिएंगे। इस स्लोगन के साथ हमें अपना काम शुरू करना है और हिंदुस्तान को भी बचाना है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी बचाना है। मैं आता हूँ आपके उस सवाल पे जो आपने सीधा पूछा है। देखिए, जब अक्टूबर में चुनाव होगा, और आपने सही सवाल किया कि जो घटक दल आरजेडी और कांग्रेस है उनके साथ जो भी गठबंधन में और आते हैं और दल, तमाम लोगों को मिल करके, तमाम दल को मिल करके जो बिहार की सरकार है, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसमें जेडी और बीजेपी की जो गठबंधन है, लोजपा भी है, यकीनन जो सेकुलर फोर्स है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सीमांचल का रहने वाला हूँ, किशनगंज का रहने वाला हूँ। सेकुलर ताकत को, सेकुलर फोर्स को, जो हिंदुस्तान की आइन पर विश्वास करे, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पे विश्वास करे, जो हिंदुस्तान की एकता पे, एकजहती पे विश्वास करे, हम लोगों को उनके साथ जाना चाहिए। और यकीनन जो घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, इसकी जो गठबंधन होगी, हम चाहते हैं कि उनके जो उम्मीदवार होंगे वो उनको कामयाबी मिले। वो अच्छा असलम साहब, बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। आपकी जो गठबंधन है न केंद्र में मजबूत नज़र आ रही है और न ही बिहार में गठबंधन अपना वजूद बचाता दिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं एनडीए के समक्ष इस वक्त? देखिए, कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप इतिहास देखें या कुछ दिन पहले का रिकॉर्ड देखें, आप महाराष्ट्र चुनाव को देखें, आज वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। आप मध्य प्रदेश में देखें बीजेपी की सरकार कैसे बनी, उन्होंने हमारे एमएलए को तोड़ करके सरकार बनाई है। ये काबिलियत है उनकी, ये काबिलियत नहीं आप अपनी है। सरकार नहीं बचा सकते। बात ये है कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, जनता का जो मैंडेट है उसका हर आदमी को उसका जो वो भी करना चाहिए। जनता के मैंडेट
जनता ने अगर ये मैंडेट दिया था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो उनको इस तरह के हथगंडे नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ना कि जिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को उन्होंने सेकुलर समझकर वोट दिया उन्होंने अपना सौदा कर दिया। आप देखिए, अभी आप देखिए 15 दिन के अंदर में जो ही उपचुनाव वहाँ होगा, अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 15-20 दिन के अंदर में ये सरकार गिरने वाली, फिर कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। खबरें ये भी आ रही है कि राजस्थान में भी जो है सब बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त की बातें चल रही है। खबरें ये भी आ रही है कि सारी चीज़ें सामान्य हो जाती है तो वहाँ भी आपकी सरकार गिर सकती है। सिंधिया जैसा लीडर जिसने एक अरसा गुजार दिया वो तक आप उनको बचा नहीं पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आप देखिए कांग्रेस पार्टी में महत्वाकांक्षा, अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है तो उसकी जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समुंदर है। आप कार्यकर्ता के तौर पे, आप लीडर के तौर पे काम करते रहिए। ये पार्टी खुद सही वक्त पे फैसला करेगी कि आपको किस वक्त क्या देना है। ठीक है, सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया। जब सिंधिया जी सिर्फ 1 साल तक पावर में नहीं रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, यूपी का प्रभारी बनाया। ये सब बातें बेतुका है कि सिंधिया जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया और जब 6 महीने 8 महीने में वो हाउस का मेंबर नहीं रहा तो तिलमिला गया और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ करके एक बीजेपी का, जिन्होंने ज़िंदगी भर उनके पिताजी ने और उन्होंने खुद ज़िंदगी भर बीजेपी को कोसा, बीजेपी को फासिस्ट ताकत कहा, बीजेपी को कम्युनल फोर्स कहा, आज उन्हीं का दामन पकड़ लिया। बिहार विधानसभा को लेकर ये खबरें भी आ रही है कि मुमकिन हो कि कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार की दावेदारी पेश करे। खबर ये भी आ रही है कि बिहार में राजद और कांग्रेस का जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है। सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने 2015 का भी उदाहरण दिया था। 2015 में महागठबंधन बनी थी और उस महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी मिल करके सरकार बनाई थी। किसने कहा नीतीश कुमार जी को कि आप इस महागठबंधन के मुखिया थे, इस महागठबंधन के आप मुख्यमंत्री थे, आपको तो कोई मुख्यमंत्री पद आपसे मांग नहीं रहा था। नीतीश कुमार जी का ये इल्ज़ाम था। नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे थे कि साहब अगर तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं तो उनको मीडिया फेस करना चाहिए। नीतीश कुमार जी का ये भी दावा था कि वो मुख्यमंत्री थे जरूर, लेकिन उनको काम तरीके से नहीं करने दिया जा रहा था। ये मजबूरी है, आपके अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं उनकी तरफ से दावा किसी मुखिया को या किसी चीफ मिनिस्टर को काम करने से रोक सकता है। गठबंधन की जहाँ बात होती है तो मजबूरियाँ तो होती है। चीफ मिनिस्टर होता है, आज भी वो एक गठबंधन के साथ वो चल रहे हैं, आज वो बीजेपी के साथ है, लोजपा के साथ है। क्या उनकी वहाँ मजबूरियाँ नहीं है? सवाल ये है कि वसूल सबके साथ एक तरह की होनी चाहिए। सिक्का के 2 पहलू हैं तो 2 पहलू हर जगह है। आप राजद के साथ कुछ और टूल के साथ बात करें, कुछ और कम्युनिकेशन करें और आप कुछ और करें। राजद के कौन आदमी ने उन दिनों जब तेजस्वी यादव पर और उनकी बहन पर लगातार एलिगेशन मीडिया के जरिए चीज़ें आ रही थी, सामने एलिगेशन लग रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस वक्त अगर तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आ गए होते तो ये सब नहीं हुआ? मुझे लगता है कि ये सब इल्ज़ामात है। छुटकारा पाने प्लानिंग पहले से थी। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सब टूल इस्तेमाल किया है। तेजस्वी यादव पे अगर कोई एलिगेशन था, उन पर कुछ चार्जेस थे, तो क्या वो चार्जेज उनके चीफ मिनिस्टर के दूसरे घटक दल के साथ बढ़ने से खत्म हो गया? अगर उनके वो चार्जेस थे, तेजस्वी यादव पे इल्जामात थे, सरकार तो उन्हीं की है, चीफ मिनिस्टर वही हैं, केंद्र में सरकार उन्हीं का घटक दल का है, तो फिर वो चार्जेस क्यों नहीं साबित कर पाए तेजस्वी यादव पे? आज तो काफ़ी 6 महीना 8 महीना हो गया, 10 महीना हो गया। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि राजनीति में कोई भी आदमी उस टूल का इस्तेमाल करता है जो टूल उनको सूट करता है, और जो टूल सूट नहीं करता उसके फिर वो उसी तरह से बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक आरजेडी और कांग्रेस की बात है, ये संगठन ये संगठन आरजेडी और कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, श्री मांझी जी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, सबका की और भी घटक दल इसमें आए। सवाल ये नहीं है कि आप नीतीश कुमार जी से फाइट कर रहे हैं या बीजेपी से फाइट कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी में जो भी आएगा, नीतीश कुमार जी इससे पहले भी बीजेपी में थे, 2015 में वो आए महागठबंधन में। आप जब आइडियोलॉजी का जिक्र करते हैं तो ये पूछना लाजमी हो जाता है, क्या आपके आइडियोलॉजी में, कांग्रेस और राजद के आइडियोलॉजी में ओवैसी साहब फिट बैठते हैं, एमआईएम फिट बैठते हैं? देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो मैं कार्य करता हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं इतने बड़े सवाल का, इतने बड़े प्रश्न का जवाब मुझे नहीं लगता कि हम दे पाएंगे, लेकिन मैं बात अपना विचार जी। मेरा विचार ये है कि कट्टरता चाहे किसी भी समाज में हो, कट्टरता किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, मैं बीजेपी को अगर कम्युनल फासिस्ट ताकत कहता हूँ, कट्टरता कहता हूँ, और उनके अंदर में एक कठोर लाइन है विचारधारा की, तो हम एमआईएम को फिर किस बिना पे सपोर्ट करेंगे?
तो कहीं ना कहीं आज एमआईएम का जो भी मतलब सोच है या जो समझ है, आज एमआईएम पूरे हिंदुस्तान में कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में उनका एक्सेप्टेंस कहाँ है। आज अवैसी साहब ने इस पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिकल पार्टी बना के क्यों रख दिया है? क्या ये हिंदुस्तान के लिए मुफीद है? क्या इस भारत के लिए मुफीद है? इस रिपब्लिक इंडिया के लिए मुफीद है? एक पार्टी हो सकता हो कि इनकी सोच, उनकी आवाज़, तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उससे भी अगर कोई फितना फैले, उससे भी अगर हम पोलराइजेशन करने को मजबूर हो जाए, उससे भी हमारा बहुसंख्यक हमसे दूर हो जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसी कट्टरता को, ऐसी आइडियोलॉजी को हमको भी इंडोर्स नहीं करना चाहिए। चलिए, तो सीधे तौर पर असलम मलिक साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सारी पार्टियां जो कट्टर होती हैं, सेकुलर जगहों जो पार्टियां होती हैं, वहाँ पे उनके लिए फ़िलहाल जगह नहीं है। चलिए, इंटरव्यू को ज़्यादा न बढ़ाते हुए सीधे हम किशनगंज में आते हैं और असलम मलिक साहब की पर्सनल इलेक्शन को लेकर के खबरें ये आ रही है कि कहीं ना कहीं असलम मलिक साहब भी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर दावेदार हो सकते हैं, ऐसी बातें आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए निहाल भाई, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, अपना काम करता हूँ और जो काम करने की मेरे अंदर एबिलिटी और हैसियत है जी। मैं कोई टॉल क्लेम्स भी नहीं करता हूँ कि मैंने बहुत काम किया है। अपने से जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उसका छोटा सिपाही हूँ। अपना काम हम करते रहेंगे। जहाँ तक विधानसभा की कोई उम्मीदवारी का, दावेदारी का है, ये मैं कभी नहीं करता हूँ। मेरी दावेदारी सिर्फ ये रहेगी कि हम यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को एक रुख दिखाएं, अपने से जो है उसको डायरेक्शन दें। और जब तक हम किशनगंज में हो या सीमांचल में हो, जब तक एक कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं बनाए, पॉलिटिकल पार्टी, मैं कांग्रेस में हूँ, कोई आरजेडी में है, कोई किसी और पार्टी में है, लेकिन सही नुमाइंदा का चुनना बहुत ज़रूरी है जी। जहाँ तक विधानसभा की दावेदारी का है, मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सही वक्त पे जो पार्टी है, जो संगठन है, जो पार्टी का मुखिया है, जो पार्टी का आला कमान है, वो तय करेंगे और वो जो तय करते हैं वो फाइनल होता है। और उस तय के साथ, उस मशवरे के साथ, उस उम्मीदवार के साथ जो पार्टी का उम्मीदवार होगा, उनके साथ हम लोग हर तरह से लग करके तन मन धन के साथ काम करेंगे। और यकीनन इस सीमांचल में, जो सीमांचल गंगा जमुनी कल्चर का एक गहवारा है, इस सरजमीन में हम लोग फासिस्ट ताकत को, कम्युनल फोर्स को डिफीट कराएंगे और कांग्रेस आरजेडी के उम्मीदवारों को जिता करके बिहार विधानसभा में पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का इस बार आखिरी टर्म है और सरकार वो नहीं बना पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अजान हो गई है, वरना कई और सवाल हम करते हैं असलम साहब से। असलम साहब ने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी है और अपने उम्मीदवारी को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आपने वीडियो को आगे देखा।